युवा जब उल्टा कर देते हैं तो वायु बन जाती है। वायु तूफान, तूफान कब बनती है? वायु तूफान तब बनती है जब उसमें वेग आता है, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से आती है, ये जानने के लिए हमने ये विशेष कार्यक्रम रखा है पीएमसी हिंदी के इस चैनल पर। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पीयूष प्रभात जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, एक ब्रेन रिसर्चर हैं और एक ध्यानी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ दो हमारे युवा साथी भी जुड़ रहे हैं। एक हमारे सौम्या जी हैं, दूसरी हमारी श्रिया जी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है इस कार्यक्रम में कि आपके अकॉर्डिंग यूथ की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से यूथ एज के हिसाब से नहीं होता। एज इज जस्ट अ नंबर। जो भी अपने आप को यंग मानता है, जो भी कुछ करना चाहता है, वो यूथ है। और इसमें 18 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं या 80 साल के जवान भी हो सकते हैं। ये परिभाषा उम्र पे निर्भर नहीं करती। उनके अंदर जोश, जुनून, कुछ करने की इच्छा, वो युवा बनाती है। सर, आज के युवा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं युवा के अंदर हमें भटकाव महसूस होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, करियर को लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उनके क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, युवा के भटकाव का कारण उनकी गति है, उनके अंदर जो ऊर्जा है वो है। तो भटकाव कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब है कि उनके अंदर वो ऊर्जा है। एक बच्चे को देखो, हमेशा चंचल रहता है, भागता रहता है। क्यों? कि उसके अंदर एनर्जी है। लेकिन एक बूढ़े आदमी को देखो, एक स्थान पर स्टैग्नेंट बैठे रहते हैं। अगर पानी में मोमेंटम आ गई तो पानी कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी। तो डिस्ट्रैक्शन को हम सही तरह से परिभाषित करें और ये समझें कि ये सिर्फ ये बताता है कि युवा के अंदर एनर्जी है। हमें सिर्फ उस एनर्जी को एक सही दिशा देनी है। जिस तरह से पानी उफनता है, हम उसे डैम बनाकर, कैनाल बनाकर अगर सही दिशा दे दें तो खेतों की सिंचाई कर सकता है। उसी तरह से युवा की एनर्जी को भी एक सही दिशा दी जाए तो एक वैज्ञानिक बन सकता है, एक ध्यानी बन सकता है, एक अच्छा एक्टर बन सकता है और देश के लिए, समाज के लिए एक एसेट बन सकता है। तो आजकल लोगों में बहुत सारे बॉडी इमेज रिलेटेड इश्यूज भी हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, छोटा हूँ, एक्ने प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे लोग उभर ही नहीं पाते। मेरे को इस एक्ट्रेस की तरह दिखना है, मेरे को इस एक्टर की तरह दिखना है। तो इन बॉडी इमेज इश्यूज से कैसे बाहर आएं और सेल्फ एस्टीम कैसे इम्प्रूव करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली बात ये समझनी है कि हमारी वैल्यू इसके कारण नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हो सकता है कोई और अच्छा आदमी, कोई गोरा आदमी, कोई लंबा आदमी, कोई मोटा आदमी, कैसा भी बैठेगा। लेकिन हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि हम लाइफ में कैसे दिखते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हम कितने सुंदर दिखते हैं, इस बात को फीडबैक मानते हैं अपने लाइफ की मीनिंग के लिए, जो कि दरअसल कुछ है ही नहीं। असली फीडबैक ये है कि हम अलाइव हैं। हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है जो ऊर्जा आपके अंदर है, जो ऊर्जा सामने वाले के अंदर है और जो ऊर्जा विश्व में हर किसी की है। और जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारी वैल्यू इस धरती पे हमारे होने के कारण है, हमारे बीइंग के कारण है, नॉट बिकॉज ऑफ आवर डूइंग, उसी समय हम अपने सेल्फ स्टीम को वापस गेन करना शुरू करते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हो। और जब आप दूसरों की आवाज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं तो इसमें आप खुद को इग्नोर करते हैं। जो आपके अंदर की आवाज़ है वो भी कुछ कहना चाहती है। आपके अंदर भी एक बच्चा है जिसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं जब दबनी शुरू हो जाती हैं तो वहीं से सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम आ जाती है। इन द नटशेल, बाहर की आवाज़ों को ना सुनकर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। आपको क्या पसंद है उसे ढूंढें और अपने बीइंग को अपना फीडबैक बनाएं। सर, अक्सर ये देखा गया है कई युवाओं के साथ कि उनको शिकायतें होती हैं कि उनको इस फैमिली सपोर्ट नहीं मिला करियर को लेके, या फिर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला। तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? जीवन में शिकायतें कभी कम नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ शिकायतें अगर करनी है तो बाहर ना करो, शिकायतें खुद से करो। क्योंकि हर इंसान के अंदर वो शक्तियाँ हैं जिसके सहारे कि वो अपने सपनों की दुनिया का निर्माण कर सकता है। ज़रूरत है तो अपने अंदर की शक्तियों पे फोकस करने की, उसको चैनलाइज करने की, सही गोल सेट करने की और वैसा माइंड, एक ट्रेंड माइंड बनाने की जिसके सहारे कि वो अपने गोल को हासिल कर सके। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं
तो हम ये मानते हैं कि हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है बाहर की शक्ति। अपनी शक्ति को हम थ्रो कर देते हैं, और जब हम अपनी शक्तियों को बाहर फेंक देते हैं तो रिमोट किसी और के हाथ में है, हम उसमें कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम एक्चुअली कंट्रोल में होते हैं और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और आप उन्हीं चीज़ों को चेंज कर सकते हो जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और वो चीज़ें कभी भी आप बदल नहीं सकते, अल्टरनेटली टू स्पीक, जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बाहर देते हो या जिन चीज़ों के लिए आप कंप्लेंट्स करते हो। जैसे आपने बात करी कि सही गोल सेट करना चाहिए, तो युवा अपने लिए कैसे सही गोल सेट कर सकता है, चाहे वो जिस भी श्रेणी में हो? देखिए, गोल सबसे पहले तो कैसे सेट करने से पहले मैं ये बता दूं गोल के बारे में एक या दो लाइन, ज़्यादा नहीं, कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक शिकारी चाहे कितना भी अभ्यस्त हो, वो तब तक सही निशाना नहीं लगा सकता जब तक कि उसे उसका गोल या टारगेट पता ना हो। इसी तरह से लाइफ में एक आदमी कभी भी सही जगह नहीं पहुंच सकता अगर उसने अपने लाइफ के गोल को सही सेट नहीं किया, क्योंकि जिस चीज़ को आप एम ही नहीं कर रहे उस चीज़ पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो गोल सेटिंग के लिए मैं जो टेक्निक बताता हूँ वो टेक्निक है कि आप अपने धर्म को फॉलो करो। धर्म क्या है कि आपका पैशन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको पसंद है, जिस काम को करते समय आप खो जाते हो, क्योंकि जिन चीज़ों को आप प्यार करोगे उन चीज़ों को ही अपना बेस्ट दे पाओगे। और दूसरा बबल है वो ये है कि क्या उस काम से दुनिया की कोई भलाई हो सकती है, क्या इससे कोई सर्विस हो सकता है। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है और जिससे दुनिया में कोई बदलाव आ सकता है, इन तीनों के इंटरसेक्शन को अगर आप अपना गोल बनाएं तो आपका धर्म बन जाता है। और जब आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप खुश होंगे। आज दुख का कारण ये है कि हम लोग गोल ही गलत सेट करते हैं। ऐसा गोल जो कि हमारा पैशन भले हो लेकिन जिससे दुनिया का कोई लाभ नहीं, और एक हम सेल्फिशनेस के चक्कर में दिन रात घूमते रहते हैं, और ये सेल्फिशनेस हमें बीमार करता रहता है, अंदर से खोखला करता रहता है। सर, बात हैबिट्स करते हैं। कई बार युवाओं में गलत हैबिट्स आ जाती हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं फिर भी वो छोड़ नहीं पाते, वो एक इस जाल में पूरी तरीके से फंस चुके होते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो स्मोक्स करते हैं और भी बुरी आदतों में हैं, बट वो चाहते हैं कि उससे बाहर आ सकें पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर विल पावर की भी कमी है, वो खुद मानते हैं कमी है, तो वो उसको कैसे बूस्ट करें? पहली चीज़ ये कि आपको ये समझना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर कहता था कि मैं लड़ाई करने में बहुत ही माहिर हूँ, घर में या बाहर भी दोस्तों से हमेशा लड़ाई करता रहता हूँ, प्रॉब्लम है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता है। मैंने कहा अगर तुम लड़ाई करना छोड़ दोगे तो आखिर जीवन में करोगे क्या? कोई भी चीज़ वैक्यूम नहीं रहना चाहती। तो जब आप किसी चीज़ को हटाओगे उसके बदले आप क्या डालोगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। और जो सवाल श्रिया ने किया कि गोल क्या है, तो सबसे पहले तो आपको राइट गोल सेट करना पड़ेगा कि कोई भी हैबिट आप हटा नहीं सकते, डिरूट नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस कर सकते हो। जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव से चेंज कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। जिस समय आपने अपने पैशन को ढूंढ लिया, अपने गोल को ढूंढ लिया, अपने पर्पस को ढूंढ लिया, अपने सर्विस के वे को ढूंढ लिया, उसके बाद आपको उस पर फोकस करना है। हमें अंधकार से लड़ना नहीं है, हमें प्रकाश की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे हमारे गोल पे फोकस बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी सर्विस करने की हैबिट बढ़ेगी, वैसे वैसे ये नेगेटिव हैबिट्स छूटती चली जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन कहता है कि हम जिन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। अभी हमने क्रिटिसिज्म की प्रैक्टिस की है तो हम इलॉन मस्क लेवल के एक्सपर्ट हो गए हैं किसी की शिकायत करने में। हमें अगर आलस्य की हमने प्रैक्टिस की है तो हम पिकासो लेवल के एक्सपर्ट बन सकते हैं आलसी होने में, सोने में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें ध्यान करने की, अगर हम प्रैक्टिस करें सर्विस करने की, अगर हम प्रैक्टिस करें किसी स्किल को निखारने की, और इसी तरह से जीनियस पैदा हुआ है, तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। और जब हम उस हैबिट में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो हमें मज़ा देने लगे, लास्टिंग रिलीफ, लास्टिंग सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाए, उस समय ये नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं फ्री होऊंगा या फ्री होंगी तो मैं ये करूँगा, बुक पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूँगी, मेडिटेट करूँगी एंड XYZ थिंग्स। बट व्हेन आई एम एक्चुअली फ्री मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बिकॉज वन रीज़न कुड बी कि हम लेज़ी हैं। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि जो हमने टारगेट्स एक्चुअली सेट करें उनको फॉलो थ्रू कर पाएँ।
सो बेसिकली आप पूछना चाहती हैं कि डीमोटिवेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रूट करें। ओके, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, मोटिवेशन इसका मतलब क्या है। मोटिवेशन आता है मोटिव से, और आपका मोटिव जो है वो हमेशा बाहर है। तो जब मोटिवेशन बाहर है, आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें फीडबैक ढूंढ रहे हो, लोग तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं, इससे कुछ पैसे आ रहे हैं कि नहीं, तारीफ़ मिल रही है कि नहीं। तो जब मोटिव आपका बाहर होगा तो एक आंख आपकी अगर वहाँ होगी तो सिर्फ आपके पास एक ही आंख है जिससे कि आप अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। इसका एक पूरा ट्रांसलेशन है, वर्ड तो सेम है बट उसकी मीनिंग बहुत ही बेटर है, वो है इंस्पिरेशन। तो जब हम इंस्पिरेशन हासिल करते हैं मतलब अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते हैं और ये ढूंढते हैं कि रिवार्ड सिस्टम बाहर नहीं, हमारा रिवार्ड सिस्टम हमारे अंदर से आए। अगर हम खुद से ही एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे किसी काम में दक्ष बन सकते हैं, कैसे किसी चैलेंज को पूरा कर सकते हैं, तो हम इंस्पायर्ड फील करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, ह्यूमन बीइंग ऐसा बना है कि वो हमेशा रिवार्ड के लिए काम करता है। किसी काम में अगर आपने ये रिवार्ड को नहीं ढूंढा तो कभी भी आपका मन उस काम को करने में नहीं लगेगा। इसलिए वाई को ढूंढिए कि आपका वाई क्या है, कौन से ऐसे वाई हैं जो जिससे कि आप कनेक्ट कर पाते हो। और जब आप ऐसा ढूंढोगे, उस पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली लेजीनेस चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपने पैशन पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कि आपके डीएनए में हार्ड वायर्ड है। और उस काम को करने में आप नेचुरली कहीं ना कहीं गुड होते हैं और कहीं ना कहीं उस काम को करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो ही आपका रिवार्ड हो जाता है। मतलब कि द जर्नी बिकम्स द पाथ, द जर्नी इज डेस्टिनेशन। इसी से रिलेटेड एक्चुअली, बिकॉज जनरली क्या होता है जब हम गोल बनाते हैं अपना, तो हमारा गोल पाने की जो हमारी एक यात्रा है पूरी, जो हम आप पाथ की बात कर रहे थे, तो हम कैसे पता कर सकते हैं हम कितना करीब है अपना गोल पाने के यात्रा में? देखो, हम ये जान ही नहीं सकते। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मुझे नहीं पता कि कौन सा शॉट अच्छा चला जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी, कहाँ मेरे टॉक से हो सकता है कि एक ही टॉक से 5 करोड़ आ जाए। तो ये हम जान नहीं सकते और हमें उसके ऊपर ध्यान भी नहीं लगाना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका एक बहुत अच्छा मेटाफर मैं देता हूँ कि जब कभी भी आप गूगल मैप में सेट करते हो डेस्टिनेशन को, तो आपने एक बार डेस्टिनेशन को सेट कर दिया और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको रास्ता दिखाता चला जाता है। और इसमें एक और ख़ास बात है, जब आप रास्ते से भटकते हो तो गूगल मैप ऑटो करेक्ट कर देता है कि यहाँ पे क्या रास्ता है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप एक आंख अपनी मंजिल पे ही रखोगे तो आपके पास सिर्फ आधी एनर्जी बचेगी, जिससे कि आप अपने एक्शन पे, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि गोल को अटेन करने का जो रास्ता है वो रास्ता है जर्नी। तो इसलिए इस बात की चिंता छोड़ दें, सही गोल डिसाइड करें, सुबह शाम अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोल में गोल को एम्बॉडी करें। और उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे तन मन धन के साथ उस पर फोकस करें, जर्नी पे फोकस करें। उस समय गोल को भूल जाएं काम करते समय। मेरा एक फ्रेंड है, उसको आईएएस बनना था। उसने आईएएस के लिए बहुत तैयारी की, दिन रात एक कर दिया, किसी से मिलना नहीं, कोई सोशल वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। उसने फाइनली वो चीज़ अचीव कर ली, बट अभी वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। उसे लगता था कि जब वो आईएएस बन जाएगा तो लोगों के लिए ये करेगा, वो खुश रहेगा। बट अभी वो चीज़ें सब वो कर रहा है जो वो करना चाहता था, लेकिन वो खुश नहीं है। तो उसका कहीं ना कहीं ये मानना है कि उसको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिला। उसका गोल तो अचीव हो गया, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ मिला कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो कई बार ये होता है कि हम जो कोई गोल अचीव करने के लिए जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, क्या वो दोनों डिफरेंट हैं या सेम हो सकते हैं? डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के लिए सक्सेसफुल हो गए, लेकिन खुद के लिए अंदर से एक फेलियर ही है। हमें सफलता तो मिल गई, रिकग्निशन मिल गई, लेकिन हमें फुलफिलमेंट नहीं मिला, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इसी को विक्टर फ्रैंकल कहते हैं फाइंडिंग मीनिंग इन योर लाइफ। और मीनिंग आपको आपकी लाइफ की सर्विस से मिलती है। इसलिए मैंने पहले बोला, अपने धर्म को फॉलो करिए, ढूंढिए कि किस काम में आप अच्छे हैं। उसके अलावा ये ढूंढिए कि इस काम से मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और किस काम में आप नेचुरली गुड हैं, किस काम को करते समय आपको अच्छा फील होता है। जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ही आपका गोल आपको सेटिस्फाई करेगा, तो ही आपका गोल आपकी लाइफ में आपको एक मीनिंग देगा, आपको जीने का एक पर्पस देगा।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते थे कि हर कोई ग्रेट बन सकता है क्योंकि ग्रेटनेस सर्विस से होती है। लेकिन सर्विस के लिए आपको अपने सेल्फ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे गोल सेट करने चाहिए जिसमें कि आपका नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण। सो एक कांस्टेंट डिसीजन हमें अपनी लाइफ में लेते रहना पड़ता है कि हम करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो इन दोनों चीज़ में हम बैलेंस कैसे बनाएं? ओके, आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें एक पहिए की भी साइकिल होती है, लेकिन उसको चलाना बहुत ही मुश्किल है। 2 पहिए की साइकिल थोड़ी आसान है। अगर 3 पहिए की है जो ऑटो है वो बैलेंस्ड है, 4 पहिए की और ज़्यादा बैलेंस्ड है, उसको चलाना और आसान है। तो लाइफ का मतलब बैलेंस्ड है, और ये पहिए लाइफ के डायमेंशंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ, सर्विस। तो जितने ज़्यादा पहियों को आप ऐड करोगे आपकी गाड़ी उतनी बैलेंस्ड होती है। अगर हमने एक के कारण दूसरे को इग्नोर किया तो फिर वही बात हो जाती है, हम जीवन में किसी आयाम में सफल तो हो जाएंगे लेकिन इंटरनली हम खुद के लिए हमेशा असफल रहेंगे, अंदर एम्प्टी महसूस करेंगे, एक खालीपन, एक सूनापन रहेगा। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कई बार सुसाइड कर लेते हैं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें अभी भी वही खालीपन मिल रहा है। इसलिए आपको मीनिंग के पीछे जाना चाहिए। सो इन द नटशेल, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सारे डायमेंशंस पे हमें एम करना है, सबके लिए टाइम अलॉट करना है और सबको साथ लेकर चलना है। आज के यूथ की हम बात करें तो अक्सर होता है कि जो करियर बनाने का, लाइफ बनाने का जो टाइम पीरियड होता है वो 16 से 21 साल माना जाता है। उस टाइम पर यूथ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है अदर चीज़ों से, जैसे वेब सीरीज़ हो गई, फिल्म्स हो गई, और उसे लगता है कि जो करैक्टर उसमें दिखाया जा रहा है वो सुपीरियर है, वो कुछ भी कर रहा है वो सही है। तो वो जो एक मेंटल स्टेज बन जाती है किसी यूथ को। सपोज मेरा भाई है छोटा और वो, मैं देख रहा हूँ कि वो उस जगह फंस रहा है, तो मैं उसे किस तरीके से उस जगह से बाहर निकालूँ, उस इल्यूजन से किस तरीके से बाहर निकालूँ कि उसको सच्चाई दिखाऊंगी, नहीं ये लाइफ एक्चुअल में ऐसी नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कॉलेज की लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट होती है। वैसे फिल्म और रियल की लाइफ दोनों डिफरेंट होती है। तो वो जो एक विज़न है वो विज़न मैं कैसे दिखाऊं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात आपको ये समझनी होगी, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। जब तक बच्चा 7 साल का होता है उसके ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स ज़्यादा होती हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, कोई भी सजेशन वो ईजिली ले लेगा, कभी वो क्रिटिसाइज या क्वेश्चन नहीं करता। 7 to 14 ईयर्स में भी कई बार अल्फ़ा स्टेट्स आती जाती रहती हैं, बीटा आती हैं, फिर अल्फ़ा आती हैं। उस समय भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामेबल माइंड रहता है। तो यूथ के साथ ये चैलेंज चलती है। सेकेंड थिंग जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ वो है कि मॉडलिंग की। इंसान के अंदर ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। उन मिरर न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जिनको वो रोल मॉडल मानते हैं, उनको अपने ब्रेन में एम्बॉडी करना शुरू करते हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदर अगर है, बंदर के सामने 10 रुपये का नोट रखो, 20 रुपये का नोट रखो और एक केला रखो, तो किसकी तरफ भागेगा वो? क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि 20 रुपये के नोट से कई केले खरीदे जा सकते हैं। तो हमेशा हमारा माइंड जो है अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ भागता है। अगर मैं या मेरा बच्चा मुझे फॉलो ना करके किसी फिल्म स्टार को या वेब सीरीज़ को फॉलो करता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि कहीं ना कहीं मैं उसका हीरो नहीं बन पाया, मैं उसका ऐसा नहीं बन पाया रोल मॉडल जो कि उसे इंस्पायर कर सके। तो शुरुआत अपने आप से करनी है, अपने आप पे इतनी मेहनत करनी है, अपनी चेतना को स्तर पे रखना है, अपने लाइफ में इतनी डिसिप्लिन लानी है कि बच्चा हमें देख सके। और बच्चा हमारे वर्ड से नहीं सीखता। NLP का एक कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ 7% कम्युनिकेशन हमारे वर्ड से होता है, 93% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी से हो रहा है। तो जो आप बिहेवियर कर रहे हो, हैबिट्स कर रहे हो, जो आपकी एनर्जी है, वो 93% रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आप खुद पे काम करें। आप देखें कि आप कितनी वेब सीरीज़ को देखते हैं। आप पहले खुद से पूछें कि आप कितना मोबाइल चलाते हैं। क्या आप टीचिंग के लायक हैं? गांधी जी और गुड़ की कहानी सेम है कि गांधी जी ने पहले खुद पे ट्राई किया गुड़ नहीं खाने का और फिर बच्चे को सिखाया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। दूसरा,
जैसे मैंने बंदर और केले वाली कहानी कही, तो अगर मान लो कि नोट के नीचे या नोट की गड्डी के बीच में कोई केला है या फिर कोई अच्छा फ्रूट उसे दिख जाए, तो हो सकता है वो उसकी तरफ भागना शुरू करे। तो आप जब एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो, आप जब अपनी टीचिंग से, आप जब उसके साथ काम करके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो उसके लिए, जो कि उसे इंस्पायर करता है, तो डेफिनेटली वो उसकी तरफ भी भागेगा। और तीसरी चीज इन्वायरमेंट, जो कि मैंने मिरर न्यूरॉन्स का कंसेप्ट बताया। अगर आप एक इन्वायरमेंट ऐसा रख सको जो कि किसी को इंस्पायर करता है, सही चीज़ें दिखाता है। भगवत गीता इतनी अच्छी किताब है, लेकिन मैंने किसी घर में नहीं देखा, कुछ स्पिरिचुअल लोगों को छोड़ के, लेकिन टेलीविज़न हर घर में होता है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम भी क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के कारण, तो हमें उस इन्वायरमेंट को भी बदलना पड़ेगा। इन द नटशेल, वर्क ऑन इन्वायरमेंट, सेकेंड वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड थर्ड पुट मोर टाइम विथ योर किड और योर ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स। जैसे अभी आपने बोला कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, तो जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं, सिमिलरली टीवी, फ़ोन, फ्रेंड्स, पार्टीज़, XYZ काम हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो हम उस अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कैसे रीडायरेक्ट करें सो दैट वी कैन मेडिटेट, और कैसे उन थॉट्स को कम करें? मेडिटेशन के दौरान देखो, सबसे पहले आपको एक और कंसेप्ट साइंटिफिक समझना पड़ेगा कि देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा ब्रेन न्यूरोकेमिकल से काम करता है, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सब केमिकल्स हैं जो कि हमें हैप्पी, अच्छा फील कराते हैं। इसमें से जो इंस्पिरेशन का केमिकल है वो है डोपामीन। तो जब आप मोबाइल फ़ोन देखते हो तो आपके ब्रेन में तुरंत एक शॉट निकल गया डोपामीन का, आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होने लगा। और आजकल मोबाइल फ़ोन, उस एज में हम रह रहे हैं जहाँ पे कि मूवीज़, वेब सीरीज़, पोर्नोग्राफी बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, एडिक्टेड हैं। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ें डोपामीन को तुरंत रिलीज़ कर देती हैं। लेकिन नॉर्मली डोपामीन तब रिलीज़ होगा जब आप किसी टास्क को मेहनत करके कंप्लीट करते हो। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो पहले आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, तब हम आपके सवालों का आंसर दे सकते हैं। तो जब आपने इस बात को समझ लिया कि डोपामीन की एडिक्शन है जो कि आपको इन एडिक्शंस की तरफ पुल करती है, आपको विवश करती है कि मेन काम करने से, तो सबसे पहले आपको डोपामीन डिटॉक्स करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से संन्यास लेना पड़ेगा। मन बार बार कहेगा नहीं, मोबाइल फ़ोन देखो, वेब सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो, पार्टी करो, जुआ खेलो, बट इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। धीरे धीरे ब्रेन की जो डोपामीन की क्रेविंग है, वो क्रेविंग कम होनी शुरू हो जाती है। और ये वो टाइम होता है जबकि आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। तब आपका मन उतना रेसिस्टेंस नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि तूफान में कोई पौधा कभी नहीं लगाया जाता। पहले अपने अंदर के बवंडर को शांत करो। इसके लिए इन्वायरमेंट की सहायता और अपने हैबिट्स को चेंज करने की सहायता लेनी पड़ेगी। सर, आपने बात करी प्लेजर की, तो मैंने एक जन, उनको मतलब ऐसे ही रैंडम थे, तो मैंने उनको बोला कि मतलब उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो बात नहीं कर पाते थे लोगों से। तो उनके ऑफिस में कोई बात हो गई, तो वो अपने बॉस से कुछ कहना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे बोला आपको प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन करो, आपके अंदर जो इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक्चुअली में अल्कोहलिक थे। तो उनका एक जवाब था, बोले 100 ग्राम अंदर हम सिकंदर। उनको मेडिटेशन नहीं करना था, उनका कहने का मतलब कि हम 100 ग्राम अंदर करेंगे अल्कोहल तो हम सिकंदर बन जाएंगे। तो ये कि फिलॉसफी जो चल रही है कहीं ना कहीं कि हम कोई भी चीज़ ले लेते रैंडमली और हमें लगता है कि हमें कुछ मिल गया है, मोटिवेट हो गए हैं या हमें कुछ बूस्टर मिल गया है, और एक मेडिटेशन जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसके बीच का जो गैप है उसको हम लोगों को कैसे समझाएं। किसी को अगर हमें गाइड करना है कि आपको ये मेडिटेशन करना चाहिए और उसके तरफ से ये जवाब आता है, तब हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको खुद इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे इनको बताया। मैंने बताया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जुआ खेलने से, पोर्नोग्राफी, मूवीज़ देखने से, फिल्म देखने से, मोबाइल मैसेज चेक करने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, डोपामीन का शॉट हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है। लेकिन ये भी समझने वाली बात यह है कि धीरे धीरे इसकी एडिक्शन बढ़ती जाती है। हमें जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेडिटेशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लंबे समय तक हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं, जॉय दे सकती हैं। लेकिन आप थियोरेटिकली इस बात को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको जो बोल रहे हैं उसका एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। जैसे कि मैं जब अपनी मेडिटेशन करता था, अपनी साधना करता था, तो कोई मेरे पास नहीं आता था। बट जब धीरे धीरे मेरी साधना ग्रो की, मेरी आवाज़ में वो दम आया, जब कॉन्शियसनेस डेवलप हुई,
तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई। 30 से 40 कंट्री में आज आवाज़ फैली हुई है, वहाँ से हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं। तो जब ऐसा हो उसके बाद उनको सिखा दो कि इसका रीज़न मेडिटेशन है। लेकिन अगर आप इनिशियली जाकर चौधरी बनने की कोशिश करोगे तो आपको वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको अथॉरिटी नहीं मान रहे। वो ये समझ रहे हैं कि मैं इसे सिखा दूंगा, मैं अपनी तरफ से इसको ढाल दूंगा। लेकिन 1 और 2 दोनों यहाँ पे अगर बॉडी हैं, दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और एनर्जी हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ फ्लो करती है। इसलिए आपको अपने ध्यान की शक्ति को बुलंद करना पड़ेगा, फिर इनकी शक्ति चाहे कितनी भी हो आप इनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी की। सर, जो मेडिटेशन है उसकी टेक्निक क्या है, मतलब क्या, क्योंकि स्पिरिचुअली तो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन स्पिरिचुअली है, लेकिन अगर हम एज अ डॉक्टर, मैं आपसे बात पे कंसर्न करना चाहूँगा कि क्या टेक्निक होती है, माइंड किस तरीके से काम करने लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं? देखिए, मेडिटेशन का बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसका जो एक मीनिंग है वो है टू बिकम अवेयर ऑफ। जिन चीज़ों को आप नहीं जान रहे उनके बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं तो ये ध्यान है। इसीलिए माइंडफुलनेस कहा गया। माइंडफुलनेस का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जो भी आ रहा है उससे जैसा है वैसे ही मिलना, ये ध्यान कहलाता है। अब इससे हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, जिसके बारे में भी कि हम थोड़ा सा बात कर ही लेंगे अगर आपने सवाल उठाया है तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि आपके पास मान लो एक टॉर्च है तो अंधेरी रात में हो सकता है 4-5 फीट तक देख सको, लेकिन अगर आपके पास एक सर्च लाइट है जो कि स्ट्रांग है तो कई फीट तक देख सकते हो। उसी तरह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी गहरी होगी, आप अपने अंदर की अव्यवस्था को, अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको गहराई से देख सकते हो। तो ध्यान का पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेप है रिलैक्सेशन। क्योंकि आपके अंदर अभी अव्यवस्था है। मान लो आप एक कमरे में 2 साल से नहीं गए और जब आपने लाइट ऑन किया तो देखा, ओ माय गॉड, इतने सारे जाले, ये ट्यूबलाइट क्या जाले से ही लटक रही है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि उस अव्यवस्था के साथ आपको उसको देखना है, उससे लड़ाई नहीं करनी है। इसलिए बुद्धिज़्म में एक कंसेप्ट है जो कि पत्री जी भी कहते हैं, मैत्री का, कि अपने लिए एक बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है, प्योर एटीट्यूड रखना है कि मैं पवित्रता के साथ, एक दोस्ताना व्यवहार के साथ अपने माइंड को देखूंगा। और चौथी चीज़ जो अपने आप होती है वो होती है विरक्ति। मतलब मेडिटेशन में आप डिटैच्ड होने लगते हो। अगर मैं ब्रेन के लेवल पे बात करना शुरू करूं तो ब्रेन में हमारे जो सबसे आगे लोब है उसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, बड़े साइज का है। तो वो सक्रिय होना शुरू होता है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मेटाकॉग्निशन। अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ बैठे हो, आपके थाइज से आपकी चेयर टच कर रही है, तो आप इसके अवेयर बन गए। ये मेटाकॉग्निशन के कारण होता है, क्योंकि ब्रेन एक इग्नोरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 99.99% डेटा को डिलीट कर देता है और उस पर फोकस ही नहीं करता। लेकिन मेटाकॉग्निशन के सहारे आप अवेयर बन सकते हो। उसके बाद दूसरी जो फेनोमेनन होती है वो ये होती है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स के कनेक्शन है आपकी एमिगडाला या लिम्बिक सिस्टम से। तो लिम्बिक सिस्टम का काम है डर पैदा करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इससे ही आती हैं। तो जैसे ही आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं वो एमिगडाला को सप्रेस कर देते हैं। अब कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन नहीं है। तो थोड़े दिन की मेडिटेशन के प्रैक्टिस के बाद ये सारे नेगेटिव इमोशंस जाने शुरू हो जाते हैं। फिर इसका तीसरा प्रभाव ये पड़ता है कि टेम्पोरल कॉर्टेक्स जो कि हियरिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फालतू की जो मन में बकबक है वो रुक जाती है। आसपास की आवाज़ों से आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। फोर्थ इफेक्ट है कि ऑक्सीपिटल लोब जो कि आपके विजुअल मैकेनिज्म, दृष्टि से संबंधित है, वो भी अननेसेसरी जो है उसकी भी एक्टिविटी रुक जाती है और मन में फालतू के विजुअल्स, फालतू की इमेजिनेशंस, नेगेटिव प्रोग्रामिंग कि कोई बाहर गया, थोड़ा लेट हो गया, हमने ये देखना शुरू किया कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रुकनी शुरू हो जाती हैं और हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है जो कि एक रिलैक्स स्टेट है जिसमें हमारे बॉडी की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है और इसको ही ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं। जब ब्रेन कोहेरेंट स्टेज में जाता है तो उससे हमारे हार्ट में एनर्जी जाती है और हमारा हार्ट भी सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखें, भले आपका माइंड कभी भी इम्प्योर हो सकता है लेकिन आपका हार्ट हमेशा प्योर है। और एक सज्जन अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लव को क्यों नहीं फील कर पाते,
कॉम्पैशन को क्यों फील नहीं कर पाते? इसका रीज़न ये है कि हमने हार्ट को सक्रिय नहीं किया। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लेटर स्टेजेस में हमारा हार्ट भी सक्रिय होना शुरू होता है, हार्ट की एनर्जी खुलनी शुरू होती है, प्रेम, दया, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं और उस समय हम अपने आप को एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के सहारे हील करना शुरू कर देते हैं। जो हम अपनी जेनेटिक्स है उसको सही तरीके से सही जीन को एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी भी हील होने लगती है। उसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी है, जो इम्यून सेल्स के सिपाही हैं, ये देखा गया है कि बी लिम्फोसाइट्स हों, टी लिम्फोसाइट्स हों, मास्ट सेल्स हों, इम्यूनोग्लोबुलिन इटसेल्फ हो, ये सारी चीज़ें जब हमारा ब्रेन एक कोहेरेंट स्टेज में होता है, अल्फा स्टेट में और रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, तो उस समय हमारी इम्यून सेल्स के सिपाही सही से काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है सही तरीके से बनते हैं और जो डिजीज़ पैदा करने वाले जो भी पैथोजेंस हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के जो कि बियॉन्ड हैं, भी उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन बहुत ही बड़ा साइंस है मेडिटेशन और इसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेथ अवेयरनेस एंड देन रिलैक्सेशन, जो कि पत्री जी कहते हैं। मेरे हिसाब से यूथ एज के हिसाब से नहीं,